वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, अर्थात कि वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ा देगा और वोल्टेज के वैल्यू को घटा देगा। ट्रांसफार्मर में कभी भी पावर और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होते। ट्रांसफार्मर के पावर और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी वाइंडिंग में होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी वाइंडिंग में होगी। ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज सिर्फ और करंट चेंज होता है इसमें, बाकी पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ट्रांसफार्मर नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है इसे देखेंगे। जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में नो लोड हो, मतलब कि कोई लोड कनेक्ट ना हो, तब के सिचुएशन में ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो दोस्तों, इसे स्टार लगा लीजिए और इसके जितने भी मैं पॉइंट को बताऊंगा उसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, ये कोई एक ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का ये कोर है, इसे कोर कहते हैं। और इस कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। जब इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी जाएगी तो ये ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी वाइंडिंग है, अर्थात प्राइमरी साइड है, तो क्या हो जाएगी? ये प्राइमरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों। प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी साइड होगा ये, और इसमें हम वोल्टेज सोर्स V1 देंगे, अर्थात कि जब वोल्टेज सोर्स V1 अप्लाई किया जाएगा इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होने लगेगा, अर्थात कि ये पूरे कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होने लगेगी। तो ये पूरे कोर है, इस कोर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा, मतलब इस कोर में फ्लो होने लगेगी। अब उसी कोर में यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग भी अटैच है दोस्तों। तो यहाँ पर जब सेकेंडरी वाइंडिंग अटैच है तो मतलब यहाँ से आपको आउटपुट के रूप में ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसे कहेंगे V2 वोल्टेज उत्पन्न होगा यहाँ पर। लेकिन इस सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है और यहाँ पर लोड क्या है? ओपन है। तो ये सेकेंडरी साइड है, अर्थात कि सेकेंडरी वो वाइंडिंग है, इसे कहेंगे। तो यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो E2 वोल्टेज उत्पन्न होगा और प्राइमरी वाइंडिंग में E1 वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर फैराडे के अकॉर्डिंग टू फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसी के फ्लक्स लिंकेज के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है वो नो लोड है, मतलब कि कोई लोड कनेक्ट नहीं है। कोई लोड कनेक्ट नहीं है। जब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है दोस्तों, तब क्या होगा यहाँ पर ये देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में कोई लोड कनेक्ट नहीं है, तब की सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा? तो हमें पता है दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई देते हैं तो उसमें वर्किंग करंट और आईम्यू जो करंट है, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट दोनों फ्लो होती है। तो यहाँ पर जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में सप्लाई देंगे, हम इसे प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट दोनों फ्लो होगी। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, लेकिन मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट के बीच का रिलेशन भी हमें देखने मिलेगा। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण ये मैग्नेटाइजिंग करंट उत्पन्न होगा। और इसमें यहाँ पर वाइंडिंग में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉसेस होने के कारण, क्योंकि वाइंडिंग है तो थोड़ा बहुत लॉस होगा इसमें दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस होने के कारण वर्किंग करंट भी फ्लो होगी। तो वर्किंग करंट जो है ये कम होगी और मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगी, अर्थात आई म्यू इज कॉल्ड वर्क मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटर देन आई ओमेगा इज कॉल्ड वर्किंग करंट। तो वर्किंग करंट कम होगी और मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा फ्लो होगी दोस्तों इसमें। तो ये ट्रांसफार्मर जब नो लोड की कंडीशन में होता है तब की सिचुएशन में ही इसमें आयरन लॉस होता है। तो नो लोड की कंडीशन में ही ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नो लोड की कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होता है। ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट और नो लोड लॉस ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर के इस मेथड का यूज करते हैं।
चलिए इसमें लॉस कौन कौन सा होता है ये देखेंगे। तो इसमें आयरन और कोर लॉस होता है। तो आयरन लॉस किसमें होता है दोस्तों? आयरन लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। तो इसमें ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगी, और ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगी। कौन सी करंट फ्लो होगी दोस्तों? नो लोड करंट। और नो लोड करंट जो होती है, ये करंट दोनों के साथ मिक्स होती है, अर्थात कि इसे कहेंगे नो लोड करंट को आई जीरो करंट। तो ये आई जीरो जो होगी, जिसे आई नॉट भी कहते हैं या आई जीरो करंट भी कहते हैं, इसी को नो लोड करंट कहा गया है। क्लियर है सभी को? तो ये जो है आई जीरो करंट, ये मैग्नेटाइजिंग करंट अर्थात आई म्यू प्लस वर्किंग करंट आई ओमेगा का सम होता है, मतलब कि इन दोनों का योग होगा दोस्तों। और इसको यहाँ पर वर्गमूल में लिखा जाता है। क्लियर है? तो ये आई म्यू करंट का वर्ग हो जाएगा और वर्किंग करंट आई ओमेगा का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से इसमें नो लोड करंट फ्लो होने के कारण ही इसके कोर में लॉसेस होता है। क्लियर है सभी को? इसके कोर में लॉसेस कैसा होता है ये हमें समझ में आ गया। तो नो लोड करंट फ्लो होने के कारण ही यहाँ पर आयरन लॉस होता है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस, इसमें कॉपर लॉस भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर के कोर में, इसी कोर में, ट्रांसफार्मर के कोर में आयरन लॉस भी होता है, आयरन लॉस, और कॉपर लॉस भी होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होगा। तो यहाँ पर वेरी स्मॉल कॉपर लॉस होता है, मतलब कम मात्रा में कॉपर लॉस होता है। और ये कितना होगा दोस्तों? एटलीस्ट 2 से 3%। जो 2 से 3% यहाँ पर कॉपर लॉस आपको देखने मिलेगा। तो जो फुल लोड जो करंट है, फुल करंट की 2 से 3% यहाँ पर लॉस होगा, अर्थात कि आई जीरो इज 2 to 3% आई एफ, मतलब आई एफ के कंपेरिजन में 2 से 3% यहाँ पर होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो नो लोड की करंट है वो 2 से 5% होती है। ध्यान रखिएगा, नो लोड की कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो होती है, और ये 2 से 5% तक होती है। कितने परसेंट होती है? 2 से 5%। मतलब कि नो लोड करंट यहाँ पर सर्किट में जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में फ्लो होगी तो 2 to 5% होगी। 2 से 5% करंट फ्लो होती है, और यही 2 से 5% करंट फ्लो होने के कारण ही दोस्तों इस सर्किट में करंट फ्लो होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर प्राप्त होता है। तो नो लोड करंट टू टू कंपोनेंट्स, यहाँ पर नो लोड करंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, और इन दोनों कंपोनेंट को हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर में नो लोड की कंडीशन में इसके नो लोड करंट में 2 कंपोनेंट होते हैं। ये 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उसे देखेंगे। तो पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया मैग्नेटाइजिंग करंट, और दूसरा कंपोनेंट मैंने आपको बताया वर्किंग करंट। तो ये 2 कंपोनेंट होते हैं इसमें। इन दोनों कंपोनेंट को हम अच्छे से समझेंगे। चलिए क्लियर करते हैं दोस्तों, इन 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है मैग्नेटाइजिंग। तो मैग्नेटाइजिंग करंट इस ट्रांसफार्मर में फ्लो होने लगती है। तो इस ट्रांसफार्मर में जब मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होती है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट को लिखा जाता है आई म्यू साइन जीरो, आई म्यू आई नॉट साइन ओमेगा या साइन थीटा जीरो। चलिए क्लियर करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है। ये मैग्नेटाइजिंग करंट कोर में फ्लक्स के रूप में फ्लो होती है, मतलब कोर में फ्लक्स के रूप में मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होती है। और यही करंट का जब फार्मूला बनता है तो आई म्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाइव नॉट, साइन फाइव नॉट, मतलब कि आई जीरो को नॉट बोला जाता है, या इसको आई जीरो भी कह सकते हैं हम। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यदि यहाँ पर साइन फाई का मान देखें तो साइन फाई का मान क्या हो जाएगा? आई म्यू अपान आई नॉट। तो यह कोर में फ्लक्स सेटअप करती है। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, यही मैग्नेटाइजिंग करंट कोर में फ्लक्स को सेटअप करती है, और तभी सर्किट में करंट फ्लो होती है दोस्तों। तो सेटअप मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, मतलब कि ये जो आई नॉट है या आई म्यू जो करंट है, जिसे मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर में फ्लक्स उत्पन्न करती है, और यही प्राइमरी वोल्टेज V1 से 90 डिग्री लैग करती है। तो ये 90 डिग्री क्या करेगी? लैग करेगी दोस्तों मैग्नेटाइजिंग करंट।
तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये साइन मतलब कि प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है और यही मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को सेटअप करती है। मतलब ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण ही उत्पन्न होता है। क्लियर है सभी को? अब देखेंगे वर्किंग करंट। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा कंपोनेंट क्या है? वर्किंग करंट। यदि हम ट्रांसफार्मर में वर्किंग करंट को देखते हैं तो ये जो वर्किंग करंट है, जो ट्रांसफार्मर में होने वाले जितने भी लॉस हैं, ट्रांसफार्मर में होने वाले जितने भी लॉस हैं उसको ओवरकम करने के लिए का यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में वर्किंग करंट के कारण ही लॉस होता है। चलिए इसे समझेंगे हम दोस्तों, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर सभी को? इसका जो फार्मूला बनेगा वो आई ओमेगा इज इक्वल टू आई जीरो कॉस फाइव जीरो होगा। अर्थात वर्किंग करंट का, क्लियर है स्टूडेंट, वर्किंग करंट का जो फार्मूला बनेगा ये फार्मूला एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, चाहे वो आईटीआई वाला स्टूडेंट हो ऑब्जेक्टिव के तौर पे, या पॉलिटेक्निक या बी वाले स्टूडेंट हो, बीटेक एमटेक वाले स्टूडेंट को भी ये इन चीजों को पढ़ना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट दो, और दूसरा कंपोनेंट हो गया वर्किंग करंट, इनका इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई ओमेगा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा, ये कॉस फाई नॉट। तो कॉस फाई का जब मान निकालेंगे तो आई ओमेगा इज इक्वल अपान आई नॉट हो जाएगा। आई ओमेगा अपान आई नॉट जो ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस को पूरा करती है। तो ट्रांसफार्मर में होने वाले जो लॉसेस हैं उसको पूरा करती है, और ये प्राइमरी वोल्टेज के जो V1 है उसके फेस में रहती है। मतलब प्राइमरी वोल्टेज का जो फेस होगा, जैसे ये V1 फेस हो जाएगा तो उसी फेस में आपको वर्किंग करंट भी देखने मिलेगी, मतलब सेम फेस में होंगे दोनों। तो ये ओवरकम मतलब कि जो लॉस है इस लॉस को यहाँ पर हम दोनों तरीके से देखेंगे। तो ये जो आई नॉट इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला बनेगा दोस्तों, ये वाटफुल कंपोनेंट होते हैं। ये जो कंपोनेंट होते हैं ये वाटफुल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो वाटफुल कंपोनेंट मतलब कि नो लोड करंट के साथ इन दोनों का वेक्टर सम होता है। तो याद रखिएगा, नो लोड जो करंट है उसका वेक्टर सम हो जाएगा। तो जैसे हमने पढ़ा था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब कि आई ओमेगा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब कि आई म्यू का वर्ग। इस तरीके से इस ये फार्मूला बना है। अब यहाँ पर इस वर्ग को हटा दें स्क्वायर को और इसको रूट में लिखते हैं तो ये इस टाइप से हो जाएगा, आई ओमेगा का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, ये फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। तो नो लोड करंट आई जीरो इन दोनों का वेक्टर सम होती है। ठीक है, नो लोड इनपुट पावर, तो नो लोड इनपुट पावर क्या हो जाएगा, आई नॉट मतलब कि ओमेगा नॉट वी वन आई वन कॉस फाई नॉट हो जाएगा। मतलब कि जो P इक्वल वी इंटू आई कॉस फाई होता है, यही फार्मूले को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, यही फार्मूले को यहाँ पर हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो वाटफुल कंपोनेंट है तो इसकी जो यूनिट होती है वाट होती है, इसलिए वाट लिख दिया है ओमेगा नॉट। और V1 प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज, आई नॉट मतलब कि उसमें जो करंट है नो लोड करंट, और कॉस फाई जो एंगल होगा। ये इस तरीके से इसको लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा आई म्यू इज ग्रेटर देन आई ओमेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नो लोड की कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में आई म्यू इज ग्रेटर देन आई ओमेगा हो जाएगा। मतलब कि आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट का मान ज्यादा होगा और वर्किंग करंट कम होगी दोस्तों। इसमें इन चीजों को, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? आगे देखेंगे, इसमें जो पावर फैक्टर जितना ज्यादा होता है मैग्नेटाइजिंग करंट भी उतनी ज्यादा होती है। तो ये जो फार्मूला क्लियर है दोस्तों, यदि हम पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी ज्यादा हो जाएगी। और जो वर्किंग जो करंट है आई नॉट, तो इसमें जो आई नॉट करंट है वो भी बढ़ती है। अर्थात कि ये बोल सकते हैं, यदि पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो आई म्यू बढ़ेगा, पावर फैक्टर को जितना बढ़ाएंगे तो वर्क जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी बढ़ेगी, और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी तो आई नॉट मतलब कि नो लोड करंट भी बढ़ेगी दोस्तों। ये नो लोड करंट भी बढ़ेगी। यदि हम मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाते हैं तो नो लोड करंट का भी बढ़ेगा। पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं हम, बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी बढ़ती है दोस्तों। तो ये रिलेशन तीनों में एक ही होगा। अर्थात कि
हमें इस तरीके से समझ सकते हैं, आई म्यू बढ़ाएंगे तो आई नॉट भी बढ़ेगा और पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो नो लोड जो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ देखेंगे, और ये जो ईएमएफ है प्राइमरी वोल्टेज का जो ईएमएफ होगा उसमें इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो नो लोड ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर यदि देखें हम, तो नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0.2 होगा। क्लियर दोस्तों, कितना होगा? 0.2 लैगिंग, अर्थात कि यह इंडक्टिव कॉइल है इसीलिए लैगिंग होगा। कॉइल कौन सी है? इंडक्टिव कॉइल है, इसलिए क्या हो जाएगा? लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और वो भी 0.2। तो एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, एग्जाम में अक्सर दोस्तों यही पूछा जाता है कि इसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट जब फ्लो होगी इसमें, या नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना होगा। तो नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0.2 लैगिंग होगा। लैगिंग इसलिए होगा क्योंकि यह इंडक्टिव कॉइल है, इसलिए लैगिंग होगा। यदि कैपेसिटिव होता तो लीडिंग होता दोस्तों। इतना तो आपको भी क्लियर है। चलो क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में लेस देन 0.2 लैगिंग होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर के जो नो लोड करंट है आई नॉट या आई जीरो कहें, प्राइमरी वोल्टेज से लगभग कितने डिग्री होता है? 75 एंगल से लैग करती है। 75 एंगल से लैग करती दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए नो लोड करंट 0.2 लैगिंग होती है। नो लोड करंट कितनी होती है दोस्तों? आई नॉट, ये होती है 0.2 लैगिंग। तो इसको याद रखना है, इस पॉइंट को हमें याद रखना है स्टूडेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इसका फेजर डायग्राम देखें तो फेजर डायग्राम को हम कैसे समझेंगे? एग्जाम में कई बार फेजर डायग्राम के बारे में पूछा गया है, फेजर डायग्राम के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। इसमें ये जो पॉइंट है फेजर डायग्राम में, ये V1 दिख रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये V1 पॉइंट हो गया मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। और आई ओमेगा इज कॉल्ड वर्किंग करंट। तो यहाँ पर आई ओमेगा को कहेंगे वर्किंग करंट। तो ये वोल्टेज के फेस में होता है वर्किंग करंट, इसीलिए इसको लिखा गया है वोल्टेज के फेस में। यहाँ पर ये हो जाएगा मैग्नेट वर्किंग करंट। इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो पावर फैक्टर नो लोड की कंडीशन में एंगल बनता है 75 डिग्री लैगिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर आई म्यू इज कॉल्ड करेंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो जाएगा। आई म्यू क्या हो जाएगा? करेंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जिसे आई म्यू से शो किया जाता है। और आई ओमेगा हो जाएगा वाटफुल कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं वर्किंग करेंट। जिसे क्या कहते हैं हम? वर्किंग करेंट। क्लियर है? ये वर्किंग करेंट होती है सर्किट की। अब यहाँ पर ये तो हो गया फेजर डायग्राम में, ये आई ओमेगा वर्किंग करंट हो गई और ये आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब वर्किंग कंपोनेंट या वाटफुल कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग, या इसे कहेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दोस्तों, तो आई नॉट जो होगा, आई नॉट इज कॉल्ड नो लोड। ठीक है, नो लोड करेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट मान होगा, तो ये रिजल्टेंट मान है दोस्तों। और यहाँ पर दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, ये बनेगा 75 डिग्री, और इधर भी बनेगा तो 75 डिग्री बनेगा, याद रखिए। तो दोनों साइड बनेगा 75 डिग्री का एंगल। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। ये फ्लक्स फाई की लाइन होगी, रेफरेंस लाइन। ये वोल्टेज V1 का हो जाएगा, वर्किंग करंट आई ओमेगा का हो जाएगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट और मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें नो लोड पावर फैक्टर एंगल 75 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल ये समझ में आ गया। पावर फैक्टर कितना निकलेगा? तो पावर फैक्टर निकलेगा इसमें 0.2 या 0.4 लैगिंग निकलेगा। क्लियर है? लेकिन cos फाई जब निकालेंगे हम पावर फैक्टर, तो 0.2 लैगिंग ही निकलता है। तो पावर फैक्टर इज लेस देन 0.2 लैगिंग।
पावर फैक्टर इज लेस देन 0.2 लैगिंग, तो 0.2 लैगिंग हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है इतना सभी को? इसमें मैग्नेटाइजिंग जो करंट है वो लेग्स बाय V1, मैग्नेटाइजिंग करंट लेग्स V1 बाय 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ये लैग करेगा मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, V1 वोल्टेज जो है मैग्नेटाइजिंग करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। तो ये जो V1 वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज, ये उससे 90 डिग्री लैग करेगा दोस्तों। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। तो ये जो वर्किंग करेंट ये क्या हो जाएगी? वर्किंग करेंट इन फेज ऑफ V1, मतलब कि वर्किंग करेंट यहाँ पर हमें देखने मिलेगा। तो वर्किंग करेंट का जो डायरेक्शन होगा और प्राइमरी जो वोल्टेज है उसका डायरेक्शन दोनों सेम मिलेगा। वैसी फ्लक्स का डायरेक्शन और मैग्नेटाइजिंग करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन और मैग्नेटाइजिंग करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होगा दोस्तों। क्लियर है? इतनी चीज आपको समझना होगा। तो ये इतनी चीज को यदि आपने क्लियर समझ लिया तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग करंट दोनों सेम होती है, मतलब कि इसमें दोनों कंपोनेंट होते हैं। कब की कंडीशन में? जब नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर हो। अब ट्रांसफार्मर के नो लोड की कंडीशन क्या होती है इसे स्पष्ट करेंगे हम। क्लियर है सभी को? ट्रांसफार्मर के नो लोड की कंडीशन का मतलब होता है कि सेकेंडरी साइड में कोई भी डिवाइस लगे ना हो, कोई भी कंपोनेंट लगे ना हो, सिर्फ सेकेंडरी साइड ये ओपन हो। ये जो सेकेंडरी साइड है इसे ओपन रखा गया हो, मतलब कोई भी लोड कनेक्ट ना हो। हमने प्राइमरी में सप्लाई दिया, लेकिन सेकेंडरी में हमने कोई भी चीज को नहीं जोड़ा, मतलब कोई भी डिवाइस को या कोई भी सर्किट को इससे कनेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी लोड कनेक्ट इसमें नहीं करेंगे दोस्तों। तो यह कहलाएगा नो लोड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इस समय नो लोड की कंडीशन में होता है। क्लियर है इतना? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नो लोड की कंडीशन में भी यहाँ पर करंट फ्लो होती है, और वही करंट है जिसे कहते हैं आई म्यू इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट, और आई ओमेगा इज इक्वल टू वर्किंग करंट। तो वर्किंग करंट जो होती है वो एक्टिव कंपोनेंट होती है, वर्किंग करंट एक्टिव कंपोनेंट होती है, और मैग्नेटाइजिंग करंट रिएक्टिव कंपोनेंट होती है दोस्तों। तो आई म्यू जो है मैग्नेटाइजिंग करंट, ये जो करंट होती है ये रिएक्टिव कंपोनेंट होती है, रिएक्टिव कंपोनेंट होती है दोस्तों। इसीलिए ये रिएक्टिव कंपोनेंट होने के कारण ही इसे लिखा जाता है आई नॉट साइन फाई नॉट। ठीक है, रिएक्टिव कंपोनेंट में हमेशा साइन लिखेंगे, याद रखिएगा। और वर्किंग करंट में देखेंगे आप, तो वर्किंग करंट में आपको देखने मिलेगा तो आई नॉट कॉस फाई नॉट लिखेंगे, आई नॉट कॉस फाई नॉट। क्लियर है? तो इसमें आई नॉट मतलब कि वर्किंग करंट में आई ओमेगा में लिखेंगे कॉस फाई। तो ये जो है ये एक्टिव कंपोनेंट, जितने भी एक्टिव कंपोनेंट मिलेंगे उसका मान कॉस फाई में होगा, और जितने भी रिएक्टिव कंपोनेंट मिलेंगे उसका मान साइन फाई में होगा। तो कॉस फाई और साइन फाई का जो रिजल्टेंट मान होता है वो नो लोड करंट कहलाता है दोस्तों। मतलब आई ओमेगा प्लस आई म्यू ये नो लोड करंट के बराबर होगा। और नो लोड की कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो होती है, 2 से 5% करंट फ्लो होती है। इसलिए जब सीटी हम पढ़ेंगे तो उसकी सेकेंडरी को शॉर्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें भी वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होती है दोस्तों। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट अधिक होती है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट यही फ्लो होगी आपको प्राइमरी वाइंडिंग में, और वर्किंग करंट फिर यहाँ पर प्राप्त होगी दोस्तों। तो वर्किंग करंट आपको यहाँ पर सेकेंडरी साइड में प्राप्त होगी। तो इस तरीके से मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स को सेटअप करती है ट्रांसफार्मर में, और तब कहीं जाकर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में प्लेस्ड होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर जो लॉस होते हैं, तो कोर में लॉस कौन कौन से लॉस होते हैं इसे भी थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। कोर में
ट्रांसफार्मर के कोर में जो लॉस होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के कोर में जो लॉस होता है, ये आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों होते हैं, क्योंकि ये कोर है और कोर में दोनों लॉसेस देखने मिलते हैं दोस्तों। तो ये लॉसेस भी हमें पता रहना चाहिए, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो हम नो लोड की कंडीशन में जब किसी ट्रांसफार्मर को रखेंगे तो उससे हम आयरन लॉस ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए इसे आयरन लॉस ज्ञात करने का मेथड भी कहा गया है। आयरन लॉस ज्ञात करना हो या नो लोड लॉस ज्ञात करना हो या मैग्नेटाइजिंग करंट ज्ञात करना हो तो ट्रांसफार्मर को नो लोड की कंडीशन में रखना पड़ेगा, अर्थात उसमें